नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। और इस वक्त की बड़ी खबर गोड्डा से, जहां लव जिहाद का मामला सामने आया है। धर्म परिवर्तन कर शादी के आरोपी की उम्र 21 साल है, जबकि गुजरात से भगाई गई लड़की नाबालिग बताई जा रही है। और मेहरमा के शंकरपुर में रात के अंधेरे में उसका धर्म परिवर्तन कर जबरन शादी करा दी गई। गांव वालों ने बताया कि इस शादी के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। वहीं आरोपी ने गांव वालों को बताया था कि लड़की भी मुस्लिम ही है और उसके गैर मुस्लिम होने की बात छिपाई गई। मामले की जानकारी मिलने पर गांव में पहुंची गुजरात पुलिस ने लड़की को रिहा कराकर उसके घर पहुंचा दिया। वहीं शादी कराने वाले मौलवी की तलाश अभी भी जारी है, जो फिलहाल फरार बताया जा रहा है। न्यूज 18 की टीम लव जिहाद के आरोपी के गांव में पहुंची और हालात का जायजा लिया। क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई, देखते हैं। आधार कार्ड भी खोजा तो बोला आधार कार्ड लेके ही आए ना हम लोग। वहाँ से लव मैरिज करने के चक्कर में आए हम लोग, तो आधार कार्ड कैसे लेंगे हम लोग? नहीं लिया। तो गांव वाले बता रहे हैं कि मना किए थे या नहीं किए थे? गांव वाले ने मना किया, लेकिन फिर भी नहीं माना। यहाँ मस्जिद में शादी हुआ था या फिर मस्जिद में शादी नहीं हुआ? मस्जिद में शादी नहीं हुआ, उसके घर पे हुआ? घर पे। शादी जिस दिन हुई है उसके बारे में हम लोगों को कोई जानकारी नहीं, लेकिन जब पुलिस आई तब हम लोगों को जानकारी हुई। और यहाँ जो है ना, पुलिस आके अपने स्तर से छानबीन करके पुलिस चली गई। कल सुबह जब हम लोगों से पूछताछ किए तो इन लोगों ने बताया कि हम लोग बहुत जो है ना जोर लगाए कि काम नहीं होना चाहिए, लेकिन माना नहीं। कौन नहीं माना? लड़का नहीं माना या लड़का का मामा नहीं? लड़का का मामा वो शादी करा दिया। ये वो मस्जिद है जिसके मौलवी पर यह आरोप लगा है कि एक नाबालिग का निकाह करवा दिया गया, वो भी धर्म परिवर्तन कर। बताया जा रहा है कि वो बच्ची जो थी, जिसकी उम्र 16 वर्ष 8 महीने थी, उसकी शादी यहाँ लाकर करा दी गई। बताया गया कि जो लड़की वो गुजरात की रहने वाली थी और गुजरात में ही उसे 21 वर्षीय एक लड़का जो पिरपैती का रहने वाला था, पिरपैती दानापुर का, उससे प्रेम हो जाता है और इसी जगह पर लाकर उसका निकाह कराया जाता है। और हम उसी तस्वीर को आपको दिखा रहे हैं कि आखिर क्या तस्वीर हुई होगी उस रोज़ जब उस नाबालिग का धर्म परिवर्तन कराकर यहाँ निकाह करा दिया गया। और उस रोज़ के बाद यहाँ से वो मौलवी भी फरार हो गया है। हालांकि लड़के की गिरफ्तारी गुजरात पुलिस ने कर ली है और लगातार छानबीन कर रही है। हम उस घर तक ले जाएंगे जहां उस लड़के का जो मामा का घर है, वो अपने नानी के घर आया था और यहीं लाकर उस लड़की को उसने रखा था। हालांकि ग्रामीणों की माने तो कोई भी ग्रामीण इस चीज से सहमति नहीं जता रहे थे कि किसी नाबालिग की शादी और निकाह यहां कराया जाए, लेकिन फिर भी मौलाना द्वारा उसका निकाह कराया गया। और उसके बाद लड़की की जो माँ थी उसने गुजरात पुलिस के पास याचिका दायर की। उसके बाद गुजरात पुलिस छानबीन के लिए गोड्डा आई और गोड्डा के मेहरमा की वो तस्वीर है। हमने आपको मस्जिद की वो तस्वीर दिखाई और मस्जिद से लेकर उस घर तक आपको ले जा रहे हैं जहां पर कि ये निकाह घर में बंद दरवाजे के अंदर कर दिया गया था। ग्रामीणों के विरोध के बावजूद वो निकाह किया गया था। बताया जा रहा है कि लड़की की उम्र सिर्फ 16 साल और 8 महीने थी और यही वो घर था जहां कि उसका निकाह किया गया है। सभी ने बताया है, ग्रामीणों ने बताया है कि उस रोज के बाद लगातार जो है लड़की के मामा जो है वो भी यहां पर से फरार चल रहे हैं। ये घर है उनका और यहीं पर उनको होना चाहिए था, लेकिन पिछले 2 दिनों से हम प्रयास कर रहे हैं कि उनसे बातचीत कर लिया जाए कि आखिर किस तरीके से ये हुआ है। लेकिन अब तक जो शिकायत की गई है वो उस लड़के के खिलाफ की गई है जिसने 21 वर्षीय लड़के ने 16 वर्षीय 8 महीने लड़की को गुजरात से फेसबुक के जरिए प्रेम में फंसाया और उसके बाद वो यहाँ लेकर आया और यहाँ लाकर उसका निकाह धर्म परिवर्तन कराकर निकाह करा दिया गया। हालांकि ये एक और इस ओर भी इशारा करता है कि आखिर झारखंड की पुलिस जो है वो कितनी नाकाम है कि यहाँ के लोग इस हद तक चले जाते हैं। क्योंकि गुजरात से वो पहले भागलपुर आया, भागलपुर के पिरपैती में उसका घर था, वहाँ आया, वहाँ उसे जब साहस नहीं जुटा तो वो अपने मामा के घर यहाँ आया, मतलब कि मेहरमा आया और यहाँ आकर उसकी शादी करा दी गई। ये आप भीड़ देखिए उन तमाम बच्चों की और यहाँ ग्रामीणों की जो कैमरे देखने के बाद हर बार भाग जा रहे हैं और कुछ भी कहने से मना कर रहे हैं कि हम इस पूरे मामले पर कुछ भी नहीं कहेंगे क्या मामला हुआ है, क्योंकि बंद कमरे के अंदर रात के अंधेरे में धर्म परिवर्तन कर निकाह कराया गया है, जिस पर पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। गौरव झा, न्यूज 18, गोड्डा। वही देखिए, गुजरात पुलिस ने इस पूरे मामले में अपहरण और रेप का मामला दर्ज किया है। पूरे मामले की जानकारी दे रहे हैं सूरत से न्यूज 18 से हमारे सहयोगी कृतेश पटेल। लव जिहाद के काफ़ी सारे मामले सामने आ रहे हैं, उसी में
फेसबुक के माध्यम से सूरत की एक हिंदू लड़की को मुस्लिम लड़के ने अपने प्रेम जाल में तो फंसाया और शादी के नाम पे उसको सूरत से लेके बिहार पहुंचा था। हालांकि परिवार ने पुलिस फरियाद करने के चलते लड़की को पुलिस ने छुड़ा लिया, मगर जिस तरह की हिस्ट्री सामने आई उसके चलते सूरत पुलिस ने अब बिहार में तफ्तीश शुरू की है और लड़के जिस तरह से लड़की की हिस्ट्री सामने आई है, मुस्लिम लड़का था, हिंदू लड़की थी, उसके चलते अब सूरत पुलिस ने कार्यवाही शुरू की है। तब ये पूरा मामला सामने आने के बाद बिहार में हड़कंप मचा हुआ है। कीर्तेश पटेल, न्यूज़ 18 नेटवर्क, सूरत। धनबाद में बीसीसीएल ब्लॉक के बेनीडी मेन साइडिंग में सेल पीकर मजदूर के रूप में तैनात 133 श्रमिक 2 दिन से हड़ताल पर हैं। वे हाई पावर कमेटी की ओर से तय वेतन और पिछले 3 महीने के बकाये के भुगतान की मांग कर रहे हैं। वहीं आंदोलनकारी मजदूरों पर दबाव डालने ब्लॉक 2 के जीएम, पुलिस और सीआईएसएफ जवानों के साथ पहुंचे। उनके मजदूरों के साथ तीखी बहस भी हुई। मजदूरों के उग्र तेवर को देखते हुए कंपनी के अधिकारी और सुरक्षा कर्मी वापस लौट गए। मजदूरों ने कहा है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती उनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा। थाना पे लेकर आए हैं और हमसे कोई वार्ता नहीं हुआ है। उनका मकसद था कि थाना वाला देख के या सीआईएसएफ देख के ये लोग पीछे घसक जाएंगे, लेकिन हम लोग पीछे घसकने वाले नहीं हैं। मतलब मरना मंजूर है, लेकिन घर में भी मर रहे हैं, यहाँ भी मरेंगे। यहाँ मरेंगे तो कम से कम बीसीसीएल तो देखेगा कि मेरे कारण मर रहा है। हम लोग से कोई बातचीत नहीं किया, वो जबरन हम लोग को यहाँ से हटाना चाह रहा था अपना लाठी के बल पर। हम लोग अड़ गए, मारना लाठी चलाना लाठी चलाइए, गोली चलाना गोली चलाइए, हम लोग मर जाएंगे, यहीं मर जाएंगे, लेकिन यहाँ से हटेंगे नहीं। हाई पावर में आप लोग कितना पेमेंट मिलता था और अभी आप लोग कितना पेमेंट मिलता? हाई पावर के हिसाब से उस समय 2018 में 13,000 मिलता था, अभी 21,000 हो गया। 936 रुपया पर डे है, उस हिसाब से हम लोग का 21,000 रुपये पेमेंट पर मंथ बनता है। अभी मिल कितना रहा? मिल रहा है 8,000। वही देखिए, गिरिडीह में अरारी पंचायत के एक पीडीएस डीलर के घर छापेमारी हुई। छापेमारी के दौरान जन वितरण प्रणाली का 81 बोरा गेहूं बरामद किया गया है। इस मामले में बीडीओ ने गेहूं को जब्त कर एफसीआई गोदाम भेज दिया है और डीलर राजकुमार साव पर कालाबाजारी मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मैंने आरोप लगा था कि 22 क्विंटल जो अनाज है वो कालाबाजारी में जाके खत्म हो गया। इसी को लेकर जाके मैं लगातार जांच कर रहा था और इसी क्रम में कल शाम में मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि बरकोटी में एक राजकुमार साव डीलर, वो यहाँ से माल उठा के ले गए, लेकिन अपने दुकान में ना रखकर वो अपने घर में रखे। मैंने इंक्वायरी की और मामले को सच पाया और उसके बाद मैंने वहाँ से जब्त करके अनाज को यहाँ पे गोदाम में यहाँ पर रखा है और उनके खिलाफ फिर कार्रवाई की। 81 बोरा छिट्टा सहित गेहूं का यहाँ से हम लोग निर्गत किए हैं। तो यह गेहूं उसका पता चला कि गेहूं गोदाम में उतरने छोड़कर उसे इतर कहीं दूसरे स्थान पे उतार लिया गया है। वहीं गिरिडीह में चक्रवाती तूफान गुलाब ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। चक्रवात के कारण बारिश का पानी खेतों में भर गया है, जिससे 40 एकड़ में लगी आलू की फसल बर्बाद हो गई है। किसानों ने ब्याज पर पैसा लेकर आलू की फसल बोई थी, लेकिन चक्रवात में उनकी पूंजी पूरी तरीके से डूब गई। किसानों ने फसलों की क्षतिपूर्ति के लिए मुआवजे की मांग की है। खेत का जायजा लिया संवाददाता एजाज अहमद ने। पिछले सप्ताह हुई लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त रहा, सड़कें बह गई, कई पुल व ब्रिज टूट गया, वहीं इस बारिश के वजह से किसानों को भी बहुत नुकसान हुआ है। आप लोगों ने ये कब आलू का फसल लगाया था? 1 सप्ताह पहले लगाए थे। अच्छा, और नुकसान कैसे हुआ? ये वर्षा के तरह से हुआ। जैसे हम लोग लगाने टाइम में धूप देखें, बहुत बड़ा धूप था कि सोचे कि आप ऐसा वर्षा नहीं आएगा। अब अचानक ऐसा वर्षा आ गया जो कि सताही की तरह आ गया, जो कि हम लोग को पूरे नुकसान हुआ। कितना नुकसान हुआ है और कितने एकड़ में आप लोगों ने आलू लगाया था? लगभग 40 से 50 एकड़ पूरा बस्ती में मेरा बेल्डी ग्राम में लगा था आलू, जिसका टोटल लगभग मान के चलिए सारा नुकसान ही चला गया। हम अपना लगभग 15 से 17 क्विंटल लगाए थे, जिसका लागत 1,20,000 रुपये लगा था, जो कि सारा फिर से जोताई करके दूसरा बार लगाना पड़ेगा। महाजन पैसा दिए थे हम लोग को, वो भी ब्याज पर। वो भी पैसा कहाँ से चुकता करेंगे? तो महाजन लोग तो ज़्यादा ब्याज वसूलते हैं।
महाजन लोग पर हम लोग लाते हैं कि उन्हीं को यहाँ आलू बेचेंगे और उन्हीं बात पर वो पैसा देते हैं हम लोग को। अच्छा, 2 से 3% इंटरेस्ट लेते हैं हम लोग से। तो अब नुकसान हो गया तो इसका क्या होगा? नुकसान तो हो गया बहुत ज़्यादा। अब सरकार से यही अनुरोध है कि हम लोग को कुछ मुआवजा दिया जाए। किसानों ने महाजन से ब्याज पर पैसा लेकर के इस खेती में, इस फसल में इन्वेस्ट किया था, लेकिन इन लोगों का नुकसान हो गया है और अब ये लोग सरकार से कुछ सहायता की मांग कर रहे हैं, कुछ मुआवजे की मांग कर रहे हैं। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। देवघर में अपराधियों ने कल एक के बाद एक 3 आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया। अपराधियों ने मुख्य बाजार में एक कपड़े की दुकान में हथियार के बल पर सरेआम लूटपाट की। इस लूटपाट का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें हथियार के बल पर दुकान में घुसा अपराधी आराम से गले से रुपए निकालकर चलता बना। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बढ़ी आपराधिक वारदातों पर चिंता जताई है और पुलिस चौकसी नहीं बढ़ाने पर दुकान बंद कर सड़क पर उतरने की चेतावनी भी दी है। वही देखिए, रांची के नामकुम के दुर्गा सोरेन चौक के पास खड़े ट्रक में खलासी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब इस मामले में पुलिस की गिरफ्त से अपराधी अब भी दूर हैं। वहीं पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला है। इसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि बाइक सवार 2 युवक ट्रक के समीप पहुंचते हैं और ट्रक में दाखिल भी होते हैं, जिसे लेकर यह आशंका जताई जा रही है कि हत्या में इनका हाथ हो सकता है। फिलहाल पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश में जुट गई है। हाथियों का झुंड हजारीबाग में बड़का गांव के पचंडा उरेज में पहुंच गया है। इस दौरान धान, सब्जी और मकई की फसल को हाथियों ने काफी नुकसान पहुंचाया है। हाथियों का झुंड 2 हिस्सों में बटा है। एक झुंड में 5 हाथी जबकि दूसरे झुंड में 10 हाथी बताए जा रहे हैं। हाथियों का एक झुंड रांची के बुडमू से होते हुए दामोदर नदी पार कर बड़कागांव प्रखंड के पचंडा उरेज इलाके में पहुंचा है। हाथियों का झुंड आंगो और उरेज के बीच लालमटिया पहाड़ के जंगलों में मौजूद है। ग्रामीणों ने इस बात की जानकारी वन विभाग को दे दी है। इलाके में 15 हाथियों की मौजूदगी से लोगों में भय का माहौल है। वहीं देखिए, नशे के कारोबार पर लाख दबिश के बाद भी देवघर में इस पर रोक नहीं लग पा रही है। कल देवघर में हनुमान टिकरी मोहल्ला और आसपास के इलाकों से पुलिस ने छापेमारी के दौरान 3 लोगों को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया। एसडीपीओ ने बताया कि तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। गिरफ्तार तीनों आरोपी 28 साल से कम उम्र के बताए जा रहे हैं। ऐसे में ये साफ हो रहा है कि बाबा नगरी के युवा न केवल सफेद जहर का सेवन कर रहे हैं बल्कि इसका कारोबार भी शुरू कर चुके हैं। टिकरी के आसपास कुछ लोग ब्राउन शुगर का अवैध व्यापार करते हैं तथा कंज्यूम भी करते हैं। उस सूचना के आलोक में पुलिस उपाधीक्षक देवघर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जिसमें एसडीपीओ देवघर, थाना प्रभारी टाउन एवं उसके सशस्त्र बल थे। इनके द्वारा काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से टोटल 3 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। उनके पास से हम लोग ने प्रतिबंधित ब्राउन शुगर भी जब्त किया है। आज माननीय न्यायालय में उनको प्रेषित। राजधानी रांची समेत राज्य भर के लोग इन दिनों बिजली की कमी का सामना कर रहे हैं। दरअसल कोयले की कमी की वजह से बिजली उत्पादन में कमी आई है, जिसका असर देश भर के साथ साथ राज्य भर में भी देखने को मिल रहा है। राज्य भर के शहरी इलाकों में इन दिनों 17 से 18 घंटे जबकि ग्रामीण इलाकों में 14 से 15 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। हटिया ग्रिड 1 सब स्टेशन से राजधानी रांची के तमाम वीआईपी इलाकों में बिजली की आपूर्ति की जाती है। आखिर क्यों आ रही है बिजली आपूर्ति में इतनी परेशानी? इसे लेकर हटिया 1 ग्रिड सब स्टेशन का जायजा लिया रांची से हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। देश भर में कोयले की कमी की वजह से कोयला उत्पादन पर गहरा असर पड़ा है। हम इस समय मौजूद है रांची के हटिया के ग्रिड पावर सब स्टेशन 1 में, जहां से राजधानी रांची के शहरी और ग्रामीण इलाकों का एक बड़ा हिस्सा जो होता है यहीं से बिजली की आपूर्ति की जाती है। और अभी फिलहाल राजधानी रांची समेत राज्य भर के शहरी इलाकों में 17 से 18 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है, जबकि ग्रामीण इलाकों में 14 से 15 घंटे बिजली दी जा रही है। हम बात करेंगे यहाँ सब स्टेशन में कुछ जो कर्मचारी हमारे साथ हैं कि जो कमी आई है बिजली आपूर्ति में, जो लोगों को परेशानी हो रही है, इसकी वजह क्या? इसकी वजह है कोयले की कमी जो है और पावर स्टेशनों में
जो जनरेशन जहाँ पर होता है थर्मल पावर्स में, वहाँ कोयले की कमी के कारण बिजली आपूर्ति में बाधा आता है। जो सेंट्रल एलोकेशन है वहाँ से लोड शेडिंग होती है, तो हमारे स्टेट में भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोड शेडिंग होती है। पर अभी फुल पावर मिल रहा है। हम लोग फुल पावर अवेल करने के लिए सभी फीडरों के सभी स्टेशनों को आग्रह करते हैं। बिल्कुल, हम बता दें आपको कि यहाँ के अलावा, चूंकि हम इस समय हटिया ग्रिड पावर सब स्टेशन में, यहाँ के अलावा नामकुम और कांके में भी पावर सब स्टेशन है। वहाँ से जो है बिजली की आपूर्ति की जाती है, वहाँ कटौती की जा रही है। आप यहाँ जो बिजली मिलती है कहाँ कहाँ से आती है? हमको 220 हटिया 2 से 3 स्रोत है, हटिया 1, हटिया 2, हटिया 3, 3 स्रोत से बिजली आती है। और सिकदरी हाइडल से अभी तो पानी की वजह से कभी कभी चलता है, कभी नहीं चलता है। और इनलैंड पावर से वो थर्मल है, वो है ना, कोयले से वो बिजली उत्पादन होती है ना। जी बिल्कुल, हम बता दें कि हटिया ग्रिड जो पावर सब स्टेशन है, यहाँ ज़्यादातर जो रांची के पॉश इलाके हैं, राजभवन, विधानसभा, हरमू, अरगोड़ा, अशोकनगर का जो इलाका है, साथ ही बॉम्बे और टाटी सिल्वे जैसे ग्रामीण इलाकों में भी यहाँ से बिजली की आपूर्ति की जाती है। लेकिन एक बात है कि त्यौहार का समय चल रहा है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि चूंकि बिजली विभाग खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास है, उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस पर मुख्यमंत्री कुछ संज्ञान लेंगे और बिजली की समस्या से जल्द निजात मिल सकेगी। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। लोहरदगा के कुड्डू प्रखंड की बेटी रोशनी सिंह ने बीपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल की है। उनका चयन रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में हुआ है। रोशनी को दूसरे प्रयास में यह सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि परिवार के सपोर्ट से ही यह संभव हो सका है। रोशनी ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं और उनके पिता किसान हैं। बीपीएससी की परीक्षा में 65th में मुझे आरडीओ का पोस्ट मिला है और ये मेरा दूसरा प्रयास था। और मैंने इसके पहले भी मैंने बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की थी और साथ ही साथ मैंने बीपीएससी का भी फॉर्म डाला था और मुझे इसमें सफलता मिली। हम बहुत नीचे स्तर से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत संघर्ष से अपने बच्चों को पढ़ाए और इसमें मेरे ऊपर वाले माता रानी की असीम कृपा रही कि नवरात्रि के पहले दिन हमको इतनी खुशी मिली। शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन है। मां के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा हो रही है। मां दुर्गा का चंद्रघंटा स्वरूप शांतिमय और कल्याणकारी है। नवरात्र का आज तीसरा दिन है। आज मां के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की पूजा हो रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता चंद्रघंटा को राक्षसों की वध करने वाली देवी कहा जाता है। माता चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र बना हुआ है। मां के इस स्वरूप की पूजा से भक्तों की हर मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस स्वरूप में मां ने अपने भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए हाथों में त्रिशूल, तलवार और गदा रखा है। माता चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र बना है, जिस वजह से माता का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं। इनके 10 हाथों में खड्ग जैसे शस्त्र और बाण जैसे अस्त्र विभूषित हैं। इनका वाहन सिंह है। कहा जाता है कि माता का ये रूप भक्तों के लिए बेहद कल्याणकारी है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की होती है। मां चंद्रघंटा की पूजा की विधि की बात करें तो मां चंद्रघंटा को मीठी खीर का प्रसाद लगाएं। गाय के दूध से बनी खीर का भोग लगाने से मां प्रसन्न होती हैं। कन्याओं को खीर, हलवा या स्वादिष्ट मिठाई खिलाएं। मां चंद्रघंटा की कृपा से भक्त हर बाधा से मुक्त हो जाता है। चंद्रघंटा को स्वर की देवी भी कहा जाता है। माता चंद्रघंटा की साधना कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले भक्तों को संसार में यश, कीर्ति और सम्मान मिलता है, ऐसी मान्यता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारत में हर दिन वैक्सीनेशन के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन टीका लगवाने को लेकर लोगों में झिझक अब भी प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। इंदौर के एक परिवार ने टीका लगवाने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि उन्होंने अफवाह पर विश्वास किया, जिसमें कहा गया कि टीका लगवाने से मौत हो जाती है। वैक्सीनेशन को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी और शॉर्ट ऑफ लाइफ दौलताबाद गांव पहुंचे और उस परिवार को समझाया कि टीका लगवाना पूरी तरीके से सुरक्षित है। इस रिपोर्ट को देखिए। पति ने बोला कि मेरा हाथ पैर दर्द बुखार जैसा है, तो सर हमने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला आप कोविड की जांचें कराओ। हमने कोविड की जांचें करवाई सर, तो कोविड बताया, तो हम सब लोग घबरा गए। फिर हमने इंदौर सिटीजन में इनको एडमिट किया। फिर वहाँ इलाज शुरू हुआ सर, 10 दिन वहाँ रहे, आईसीयू रूम में रहे। हम जिस दिन गांव में आए थे वैक्सीनेशन सर्वे के लिए, कुछ घरों में सर्वे करा हमने। उसके पश्चात हम इनके घर आए, तो उनके घर के जो सदस्य थे उनसे हमने सर्वे किया कि आपके यहाँ वैक्सीनेशन हुआ कि नहीं हुआ। तो उनके घर में 2 जनों का वैक्सीनेशन हो चुका था। तो हमने बोला आपके घर में कितने सदस्य हैं, तो उन्होंने बोला 8 सदस्य हैं। तो 8 सदस्य के बाद हमने पूछा कि बाकी लोगों ने क्यों नहीं कराया, तो उनके घर में बोले कि हमारे पापा को कोविड हो चुका था और कोविड होने के कारण अब वैक्सीनेशन हम नहीं करा रहे, क्योंकि आसपास के गांवों से हमारे परिचितों से हमें जानकारी मिल रही है कि यानी कि वैक्सीनेशन लगाने से लोग मर जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। कुछ तो अफवाहें थी कि इससे कुछ लोग मर जाते हैं, बहुत तेज़ बुखार आता है। तो मेरे हस्बैंड बीमार थे, इसलिए हमने सोचा सर कि अगर हम वैक्सीन लगा लेंगे, तो हम भी घबरा गए थे कि लगाने से हम बीमार हो जाएंगे, कुछ हो जाएगा। तो हमने किया कि नहीं, हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे। संजीवनी संस्था को मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है, हमारे घर पर आकर समझाया कि आपको वैक्सीन लगाना है। जो स्कूल तक नहीं पहुँच पाते थे उनके लिए उन्होंने गाड़ी की व्यवस्था भी की, ले गए और लाए भी सही। और हम संजीवनी संस्था को धन्यवाद देते हैं कि आज हम उनसे जागरूक हुए हैं और हमारा देश भी जागरूक रहेगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।